सागर वाले जंगल में छोटे पक्षियों का एक स्कूल था जहाँ पर रानू चिड़िया छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। वो बच्चों को अपने घोंसले पक्के कैसे करते हैं, अलग मौसम में अलग घोंसले बनाने, अपना अनाज कैसे ढूंढना है और शिकारी पक्षियों से कैसे बचना है और ऐसे बहुत सारी बातें जो पक्षियों के जीवन में काम आती थी, वो उन बातों को सिखाती। मम्मा, मुझे कुछ पैसे दें, मुझे पैसे चाहिए। अरे जग्गू बेटा, अभी कल ही तो तूने मुझसे पैसे लिए थे, आज फिर पैसे लेने आ गया। मम्मा, मैंने बताया था कि हमारी टीचर रानू चिड़िया ने हमें एक प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया है। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पैसे चाहिए। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आए? अच्छा अच्छा जग्गू बेटा, ये बात है, ये तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम मुझसे जितने पैसे ले लो, लेकिन क्लास में फर्स्ट सिर्फ तुम ही ने आना है। हाँ मम्मा, आप बस पैसे दें। गौरी कवि अपनी अलमारी खोलती है और जग्गू कवि को पैसे दे देती है। जग्गू पैसे लेकर बाहर चला जाता है। मेरा जग्गू कितना पढ़ाकू हो गया है, इसे किसी की नजर ना लगे। आज फिर पैसे मिल गए, आज तो दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करूंगा। जग्गू हर रोज अपनी मम्मा से झूठ बोलकर पैसे लेता और सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खर्च कर लेता और उसकी माँ मन ही मन खुश होती कि उसका बेटा पढ़ाई करता है। एक दिन गौरी कवि बुलबुल के पास बैठी थी। और बताओ बुलबुल, तुम्हारा बेटा भी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है या नहीं? प्रोजेक्ट? मुझे तो किसी प्रोजेक्ट का नहीं पता। अरे वही प्रोजेक्ट जो उस रानू टीचर ने बच्चों को दिया है। लगता है तेरा बुलबुला तुझे कोई बात नहीं बताता, यहाँ सिर्फ सारा दिन खेलता रहता है। मेरा जग्गू तो मन लगाकर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, उसे तो खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। अच्छा, मेरे बेटे ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। चलो गौरी, हम रानू टीचर के पास जाकर ही पूछ लेते हैं कि उसने कौन सा प्रोजेक्ट दिया है। फिर दोनों बुलबुल और गौरी कवि उड़ती हैं और रानू चिड़िया के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। क्या प्रोजेक्ट? नहीं, मैंने तो कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। क्या बोल रही हो चिड़िया, जरा याद करो, मेरा जग्गू तो पिछले 1 महीने से बस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है। नहीं गौरी बहन, मैं तो अपने बच्चों को ऐसा कोई काम नहीं देती। मैं तो बस आखिर में एक इम्तिहान लेती हूँ और कोई प्रोजेक्ट नहीं देती। मतलब गौरी, तुम्हारा जग्गू तुम्हें पागल बनाकर लूट रहा है। गौरी कवि तो ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उससे झूठ बोलता रहा। जग्गू, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब वो भी नहीं रही। गौरी, तुम्हें मुझसे पहले ही इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, ये सब तेरा कसूर है। ये क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ, मेरा बेटा तो पहले से ही बहुत होशियार था, लेकिन जब से तू इस स्कूल में पढ़ाने लगी है, तब से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरा बेटा बुलबुला तो मुझे हमेशा कहता है कि रानो टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। क्या मतलब मेरा बेटा बिगड़ा है? तुम मेरे बेटे को गलत कह रही हो। नहीं गौरी, हमारा ये मतलब नहीं है। तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, लेकिन उसे स्कूल आने की बजाय बाहर घूमना पसंद है। तुम उसे समझाया करो कि वो हर रोज़ स्कूल आए। बस बस, बहुत बोल लिया तुमने, छोटी कमज़ोर चिड़िया। मैं तेरी शिकायत मिठू राजा से करूँगी कि तुम अच्छा नहीं पढ़ाती। आई बड़ी मेरे बेटे को बिगड़ा हुआ कहने वाली। गौरी कवि ऐसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जंगल में गहरे काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो जाती है कि पक्षियों के घरों की छतें टपकना शुरू हो जाती। कालू जी, हमारा घोंसला तो पानी से भर रहा है, अब क्या करें? करना क्या है, जल्दी से घर से बाहर निकलो, वरना ये छत हम पर गिर सकती है। गौरी, कालू और जग्गू कौवा जल्दी से बाहर आते हैं। तभी उनका घर गिरकर टूट जाता है। बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि किसी की छत टपक रही थी तो किसी की छत उड़ गई थी। सारे पक्षी उड़ते हैं और एक बड़ी सी गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये बारिश जब भी आती है मुसीबत लेकर आती है। दोस्तों, अब बारिश रुकने तक हमें यहाँ पर बैठना होगा,
क्यों मुफ्त का भाषण दे रही हो, हमें पता है। उस दिन पूरा दिन बारिश होती है। सब पक्षी उसी गुफा में रात गुजारते हैं। अगले दिन बारिश थम जाती है और सारे पक्षी वापस लौट आते हैं। सब आकर देखते हैं कि उनके घोंसले टूट चुके थे। ये देखकर वो सब बहुत परेशान थे। दोस्तों, अब क्या करें? हम सबके घर गिरकर टूट गए, अब कहाँ जाएं? अब हम सबको नए घोंसले बनाना होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और इस बार हम सब बांस के घर बनाएंगे, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। बांस के घर? लेकिन हमने तो आज तक सिर्फ तिनकों और लकड़ियों से ही घोंसले बनाए हैं। ये बांस के घर हमसे नहीं बन पाएंगे। सभी छोटे पक्षी बहुत खुश होते हैं और एक साथ बोलते हैं, रानो टीचर ने हमें बांस का घर सिखाया है। फिर सभी छोटे पक्षी अपने अपने माता पिता के साथ बांस तोड़ने जाते हैं और बांस के घर बनाना शुरू करते हैं, सिवाय जग्गू कौवे के, क्योंकि वो तो कभी दिल लगाकर पढ़ता ही नहीं था। वो अपने माता पिता के साथ बस सबको काम करते हुए देख रहा था। सभी पक्षी अपने अपने बांस के घर बना लेते हैं। रानो चिड़िया, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम हमारे बच्चों को पढ़ाती हो। हमारे बच्चों को वो बातें भी पता है जो हमें आज तक पता नहीं चली। रानो, तुम सच में एक बहुत अच्छी टीचर हो। तुमने बच्चों को बहुत मन लगाकर पढ़ाया है। सब पक्षी रानो चिड़िया की बहुत तारीफ करते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा एक तरफ शर्मिंदा होकर खड़े थे, क्योंकि ना तो उन्हें बांस का घर बनाना आता था और ना ही जग्गू कभी क्लास में ध्यान से पढ़ा था। रानो चिड़िया उनके पास जाती है। चलो गोरी और कालू, मैं तुम दोनों को बांस का घर बनाना सिखाती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ रानो चिड़िया, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। गोरी बहन, आपने मेरे पढ़ाने के तरीके का मजाक उड़ाया, लेकिन अगर मैं अच्छा ना पढ़ाती तो आज बाकी सभी छोटे पक्षी भी घर बनाना ना जानते। मैं तो ये चाहती हूँ कि जग्गू भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल आए और पढ़ाई करे। हाँ रानो, अब मैं खुद जग्गू को स्कूल छोड़कर आया करूँगी। अगर वो अभी से घर और घोंसले बनाने की जानकारी नहीं लेगा तो उसे भी मेरी और कालू की तरह मुश्किल होगी। फिर रानो चिड़िया गोरी और कालू कौवे की उनका बांस का घर बनाने में मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बॉर्डर वाले जंगल में कुछ दिन पहले एक कबूतर आया था जो अपने बेटे कीकी के साथ एक तिनकों के घोंसले में रहता था। लेकिन वो कबूतर हर समय बहुत दुखी रहता था। आज भी वो अपने घोंसले में उदास बैठा था। उसी जंगल में एक कालू कौवा और रानो चिड़िया रहते थे, जो हर समय उस कबूतर को परेशान देखते थे। आज वो दोनों कबूतर के पास जाते हैं। क्या बात है कबूतर, तुम रो क्यों रहे हो? देखो, हमारा जंगल तो इतना प्यारा है, ना यहाँ भोजन की कमी है, हर तरफ फूल हैं, फल हैं, सब कुछ तो है इस जंगल में। फिर तुम्हें किस बात की चिंता? जब अपने ही साथ ना हो तो ये फल फूल भी आपको खुश नहीं रख सकते। आपके अपने ही आपकी खुशी की बड़ी वजह होते हैं। लेकिन कबूतर भैया, आपका बेटा तो आपके पास है, फिर कौन है जिसकी वजह से आप हर समय उदास रहते हो? रानो बहन, मुझे मेरी पत्नी लूसी की बहुत याद आती है। लेकिन वो तो मर नहीं गई, यहाँ तक हमें याद है। आप तो इस जंगल में सिर्फ अपने बेटे कीकी के साथ ही आए हो। नहीं रानो बहन, मेरी पत्नी जिंदा है। तो फिर कहाँ है तुम्हारी पत्नी? क्या तुम्हें छोड़कर चली गई है? मेरी पत्नी, मेरा बेटा कीकी, हम सब पहाड़ों वाले जंगल में रहते थे। एक दिन हम दरिया के किनारे बहुत खुश बैठे थे, लेकिन फिर हमारी खुशी खत्म हो गई। पता नहीं कहाँ से उस दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। वो शिकारी अपना जाल पकड़े एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। हमें देखकर वो जाल बाहर गिराता है। मैं तो अपने बेटे को लेकर फौरन वहां से उड़ गया, लेकिन मेरी पत्नी नहीं उड़ पाई और उस जाल में फंस गई।
फिर क्या हुआ? क्या मार दिया उस शिकारी ने तुम्हारी पत्नी को? नहीं नहीं, वो मेरी पत्नी को एक पिंजरे में डालकर अपने साथ ले गया। तो आप अपनी पत्नी के पीछे क्यों नहीं गए? मेरी पत्नी ने मुझसे वादा लिया कि मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊं, और मैं भी बहुत डर गया था, तो मैं अपने जंगल से चला गया और यहाँ आ गया। कबूतर भैया, आप चिंता मत करो, आप हमारे दोस्त हो, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ कबूतर यार, मैं जानता हूँ इंसानों की बस्ती को, मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ। हम वहाँ शिकारी के घर जाएंगे और तुम्हारी पत्नी को आजाद करवा लाएंगे। आप बस ज्यादा दुखी मत हो, हम पूरी कोशिश करेंगे और ढूंढ लेंगे आपकी पत्नी को। ऐसे कहते हुए कालू कौवा और रानू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर रुकते हैं। कालू भैया, मुझे एक बात याद आई है, ऐसा भी तो हो सकता है कि शिकारी ने लूसी को मार दिया हो। नहीं नहीं रानू चिड़िया, मैं जाता रहता हूँ इंसानों की बस्ती में। मैंने देखा वहाँ कई इंसान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। वो उन्हें मारते नहीं, बस उन्हें शौक होता है हम पक्षियों को कैद में रखने का। पता नहीं इन इंसानों को क्या मिलता है हमें कैद करके, खुद तो ये एक दिन भी कैद में ना गुजार पाए। फिर दोनों दोस्त उठते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, कल मैं इंसानों की बस्ती में जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ क्यों चल पड़े अब? अगर किसी इंसान ने पकड़ लिया, याद है ना पिछली बार कितनी मुश्किल से हम बचे थे। वो जो हमारे जंगल में कबूतर आया है ना, उसकी पत्नी लूसी को किसी शिकारी ने पकड़ लिया है। बस इसी कारण वो हर समय दुखी रहता है। अच्छा, तो ये वजह है उसकी परेशानी की। ये इंसान हमें आराम से जीने क्यों नहीं देते? कुकू और गुड़िया, मैं और कालू अंकल कल इंसानों की बस्ती में जा रहे हैं, आप दोनों कल घर में ही रहना। लेकिन मम्मा, इंसान तो बुरे होते हैं, अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो? बेटी, सब इंसान बुरे नहीं होते, जैसे कुछ पक्षी अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, ऐसे ही कुछ इंसान अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया सुबह सवेरे उठती है और बरगद के बड़े पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। कालू कौवा भी अपने घर से निकलता है और वहाँ आ जाता है। कालू भैया, चले? हाँ रानो, जल्दी चलो, फिर वापस भी आना है। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। कालू कौवे को रास्ते का पता था, इसलिए वो आगे आगे उड़ता है और रानू चिड़िया कालू कौवे के पीछे पीछे। वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे घर थे। कालू भैया, यहाँ पर इतने घर हैं, ऐसे ढूंढते रहे तो हमें शाम तक भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ रानो, चलो हम यहाँ किसान के घर जाते हैं, वो हमें शिकारी के बारे में जरूर कुछ बता देगा। कालू कौवा रानू चिड़िया को लेकर किसान के पास जाता है। किसान अपने खेत में चावल की फसल बो रहा था। किसान, हमें तुमसे कुछ पूछना है। कौवे, तुम तो वही हो जो मेरी सब्जियां चुरा कर खाते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आज। किसान जी, आज ये कुछ चुराने नहीं आया, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि इस बस्ती में शिकारी का घर कहाँ है? हमारे एक दोस्त की पत्नी को उस शिकारी ने पिंजरे में कैद कर लिया है, वो हर समय बहुत परेशान रहता है। हाँ, मैं जानता हूँ नन्ही चिड़िया, यहाँ से सीधा जाओ, आगे जाकर एक बड़ा पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के पास जो घर है वही शिकारी का घर है। लेकिन ध्यान से, अगर शिकारी घर के अंदर हुआ तो वो तुम दोनों को भी पकड़ लेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किसान जी। दोनों कौवा और चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं और उस घर तक जाते हैं। बाहर से दरवाजा बंद था। रानो, वो देखो खिड़की, वहाँ से अंदर देखते हैं। दोनों कौवा और चिड़िया खिड़की में से झांक कर देखते हैं। घर के अंदर एक पिंजरे में कबूतरी कैद थी। यही होगी कबूतर की पत्नी। दोनों खिड़की के रास्ते अंदर जाते हैं। आपका नाम क्या है? मैं लूसी हूँ, मुझे शिकारी ने पकड़ लिया है। हम जानते हैं, हम आपके पति कबूतर के दोस्त हैं, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। मैं अभी इस पिंजरे को खोलता हूँ, फिर आप बाहर आ जाना। ना, इस पिंजरे को हाथ मत लगाना, इसमें करंट है, जो भी इस पिंजरे को पकड़ेगा उसे जोर का करंट लगेगा। मैंने सुना है इस बस्ती में एक लुहार है,
आप दोनों उस लुहार इंसान के पास जाओ, वही इस पिंजरे को खोल सकता है। दोनों रानो चिड़िया और कालू कौवा फिर से उड़ते हैं। वो थोड़ी दूर जाते हैं। एक इंसान जोर जोर से लोहे को हथौड़ा मार रहा था। वो उसके पास जाते हैं। लुहार इंसान, हमारी मदद करें। क्या बात है नन्ही चिड़िया? हमारी दोस्त को शिकारी ने पिंजरे में कैद कर रखा है। आप अपनी सुराख से उस पिंजरे को खोल सकते हैं और हमारी दोस्त को आज़ाद करा सकते हैं। मुझे वो इंसान बहुत बुरे लगते हैं जो मासूम पक्षियों को कैद में रखते हैं। मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगा। लुहार इंसान चिड़िया और कौवे के साथ चल पड़ता है। कालू कौवा खिड़की के रास्ते घर के अंदर जाता है और दरवाजे की कुंडी खोलता है। लुहार इंसान शिकारी के घर के अंदर जाता है और जोर जोर से हथौड़ा मारकर पिंजरे को खोल देता है। लूसी पिंजरे से बाहर आ जाती है। वो तीनों लुहार इंसान को धन्यवाद कहते हैं और अपने जंगल वापस चले जाते हैं। कबूतर और कीकी लूसी कबूतरी को देखकर बहुत खुश थे। कीकी अपनी मम्मा के गले लग जाता है। रानो चिड़िया और कालू कौवे, तुम दोनों ने ये सब कैसे किया? इंसानों की बस्ती में जाना तो बहुत खतरनाक है। कबूतर भैया, सब इंसान बुरे नहीं होते। आपकी पत्नी को आज़ाद करवाने में हमारी बहुत से अच्छे इंसानों ने ही मदद की है। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहा करती थी। कुछ महीने पहले उसके पति मानो चिड़िया का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली रह, उसकी कोई संतान भी नहीं थी। रानो चिड़िया अपना पालन पोषण करने के लिए मजदूरी किया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रानो चिड़िया उड़ती उड़ती बहुत दूर घने जंगल की तरफ निकल जाती है। वो वहाँ से दाना ढूंढ रही थी कि तभी वो देखती है कि एक पेड़ की डाल पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी रो रही है। रानो चिड़िया उसके पास जाती है। बेटी, क्या हुआ है आपको? आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता को चील ने मार डाला है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा कोई नहीं है। ऐसे रो मत आप, मैं हूँ ना, मैं पालूंगी आपको। चलो आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से मैं आपकी माँ हूँ। आज से आप मेरे घर में ही रहोगी। फिर रानो चिड़िया उस छोटी सी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया उस छोटी चिड़िया को दाना देती है। रानो चिड़िया उस छोटी चिड़िया का नाम गुड़िया रखती है। रानो चिड़िया तो पहले ही गरीब थी और अब तो उसके ऊपर गुड़िया की भी जुम्मेदारी थी। इसलिए रानो चिड़िया अब पहले से भी ज्यादा काम करने लगी। गुड़िया भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ये देखो, आज मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाई हूँ। मीठा फल? लेकिन आपको कैसे पता चला कि आज मेरा मीठा फल खाने का मन है? एक माँ को सब पता होता है कि उसकी बेटी को क्या पसंद है और क्या नहीं। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को मीठा फल देती है और गुड़िया मज़े मज़े से वो मीठा फल खाती है। हर रोज रात को गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर लेट जाती और अपनी मम्मा से ढेर सारी कहानियाँ सुनती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। वो अब स्कूल जाने लगी थी। गुड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सभी स्कूल के टीचर गुड़िया की तारीफें थे। इसे देखकर क्लास के बाकी बच्चे बहुत जलते थे। एक दिन तोता टीचर क्लास में आता है। बच्चों, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है और जो भी वो फैशन शो जीतेगा उसे ट्रॉफी के साथ इनाम भी मिलेगा। टीचर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। सब बच्चे बहुत खुश थे। क्योंकि तू क्या पहन कर आएगा? मेरे पास तो इतना अच्छा सूट है, वो मेरी मम्मा ने मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट दिया था। मैं तो वो पहनूंगा। देखना,
कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। नहीं नहीं, कंपटीशन तो मैं जीतूंगा। नहीं, मैं जीतूंगी कंपटीशन। गुड़िया की ये बात सुनकर क्लास के बाकी बच्चे गुड़िया पर हंसने लग जाते हैं। तुम कैसे जीतोगी? तुम्हारे पास तो यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ तुम कंपटीशन वाले दिन स्कूल ही मत आना, अपना मजाक ही बनवाओगी। हम तो अभी जाकर नए कपड़े लेंगे, लेकिन तुम तो गरीब हो, तुम कैसे खरीदोगी? सब बच्चे मिलकर गुड़िया का मजाक उड़ाते हैं। गुड़िया रोने लग जाती है और अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मेरी बेटी, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हमारे स्कूल में कंपटीशन है फैशन शो का, और मेरे पास तो कोई नए कपड़े भी नहीं हैं। हम इतने गरीब क्यों हैं? बच्चे मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। मम्मा, क्या हम अमीर नहीं हो सकते? गुड़िया बेटी, वो सब शरारती बच्चे आपसे जलते हैं। आप चिंता मत करो, मुझे सिलाई करना आती है। मेरी माँ ने मुझे सिलाई करना भी सिखाया हुआ है। देखना, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी फ्रॉक बना कर दूँगी, जिसे पहनकर आप सब बच्चों से ज़्यादा प्यारी लगोगी। आप रहने दें, आप जो फ्रॉक बनाएंगी उससे भी मेरा मजाक ही बनेगा। बाकी बच्चे इतने अमीर हैं, उनके तो ड्रेस भी इतने महंगे होंगे, मैं तो कभी भी नहीं जीत पाऊंगी। गुड़िया उदास होकर बाहर चली जाती है। रानू चिड़िया अपनी अलमारी से अपनी पुरानी साड़ी निकालती है और उससे गुड़िया की फ्रॉक सिलाई करना शुरू करती है। गुड़िया की मम्मा सारी रात लगाकर गुड़िया की फ्रॉक सिलाई करती है और फिर सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, उदास होने की ज़रूरत नहीं। ये देखो, मैंने आपकी फ्रॉक सिलाई की है, ये पहन कर जाओ, देखना आप ही जीतोगी। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है और वही फ्रॉक पहनकर स्कूल चली जाती है। देखो देखो दोस्तों, कौन आया है? तुम्हें क्या लगा तुम ये सादी सी फ्रॉक पहनकर कंपटीशन जीत जाओगी? ये देखो, मेरी फ्रॉक बहुत महंगी है, तुम तो कभी भी ऐसी फ्रॉक नहीं पहन सकती। मम्मी, तुम चुप करो, मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत से ये फ्रॉक सिलाई की है, तुम देखना मैं ही ये कंपटीशन जीतूंगी। ऐसे कहकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फैशन शो शुरू होता है। सब बच्चे अपना अपना सूट पहनकर स्टेज पर आते हैं और चलकर दिखाते हैं। आखिर में गुड़िया अपनी फ्रॉक पहनकर स्टेज पर आती है। थोड़ी देर बाद स्टेज पर रिजल्ट बताया जाता है। सभी पक्षी स्टेज पर जमा थे। बच्चों, आप में से जो आज का फैशन कंपटीशन जीता है वो है गुड़िया। गुड़िया की फ्रॉक महंगी तो नहीं है, लेकिन वही सबसे प्यारी लग रही है। गुड़िया ने ये दिखाया है कि फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस शो की विनर है गुड़िया। फिर टीचर गुड़िया को ट्रॉफी और इनाम की रकम देता है। गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया अपना इनाम लेकर जल्दी से अपने घर जाती है, लेकिन घर में गुड़िया की मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि सारी रात जाकर उन्होंने गुड़िया की फ्रॉक सिलाई की थी। गुड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है और बुलबुल डॉक्टर गुड़िया की दवा देती है। इन्हें थोड़ी देर आराम करने दें और ये दवा दें, ये ठीक हो जाएंगी। बुलबुल वापस चली जाती है। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैं तो आपसे गुस्सा होकर चली गई थी, लेकिन आपने मेरी खातिर पूरी रात जाकर मेरी फ्रॉक सिलाई की। मेरी बेटी, एक माँ अपने बच्चों की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती है। एक माँ अपने बच्चों की खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकती है। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। गुड़िया की मम्मा की सिलाई पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी गुड़िया की मम्मा से कपड़े सिलाई करवाना शुरू करते हैं। रानू चिड़िया अब जंगल में अपना सिलाई सेंटर खोल लेती है। अब गुड़िया और उसकी मम्मा गरीब नहीं रही थी। उनके पास खाने के लिए अच्छा भोजन था और रहने के लिए अच्छा घर
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।